हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि प्रतिज्ञा की पहली रसोई में वीना जी उसे सभी लोगों की अलग अलग फरमाइशें बताती हैं और किचन में उसे अकेला काम करने के लिए मजबूर करती हैं। इसके बावजूद प्रतिज्ञा ने सबके लिए अच्छी डिशेज बनाई, जिससे वीना जी और रेखा जी चिढ़ गई थी। उन्होंने उसे बहुत बेइज्जत भी किया, जिसमें अग्नि ने उसका साथ दिया था। अब आगे एपिसोड 36 to 40। तो चलिए चलते हैं कहानी के ओर। मैं यह तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको और घर में किसी को शिकायत का मौका न दूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक भाई है जिसे मैं अपना कह सकती थी, लेकिन आपने तो मुझे पूरा परिवार दे दिया। आपके इस बड़प्पन के आगे तो मेरा यह सब करना भी बहुत छोटा है। आप फिक्र मत कीजिए, दुनिया को कभी भी हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं पता चलेगी, और आपके जैसा दोस्त मिलना मेरे लिए सबसे नसीब की बात है। प्रतिज्ञा की बात सुनकर अग्नि ने भी अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ली और कहा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अग्नि खड़ा हुआ और कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ, लेकिन प्लीज तुम नीचे जमीन पर मत सोना। प्रतिज्ञा भी खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं बेड पर सो सकती हूँ और आपको सोफे पर सोने दे सकती हूँ। आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे यहाँ परेशानी नहीं होगी। अग्नि ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। प्रतिज्ञा ने कहा, आपकी हाइट के हिसाब से यह सोफा थोड़ा छोटा नहीं है, मुझे लगता है आप इसमें ठीक से सो नहीं पाएंगे। प्रतिज्ञा की बात बिल्कुल सही थी, अग्नि की हाइट के हिसाब से सोफा थोड़ा छोटा था। प्रतिज्ञा ने कहा, पर मेरी हाइट बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ आराम से सो जाऊंगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी, प्लीज आप मेरी यह बात मान लीजिए। अभी अभी आपने कहा ना कि मैं जो कुछ भी कहूंगी आप उसे मानेंगे। अग्नि प्रतिज्ञा को देख रहा था। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, मैं सो जाऊंगी, मुझे परेशानी नहीं होगी। अग्नि ने हाँ में सिर हिलाया और कपबोर्ड की तरफ चला गया। वह वहां से एक ब्लैंकेट लाया और सोफे के पास रखते हुए कहा, रात में ठंड लगेगी तो इसे ओढ़ लेना। प्रतिज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया। अग्नि बेड की तरफ चला गया और तकिए पर सर रखकर चादर तान ली, लेकिन उसकी आंखों के सामने इस समय निशा के साथ बीते पल नजर आ रहे थे और देखते ही देखते एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से तकिए पर जाकर गिर गई। कहाँ उसने अपने इस कमरे में निशा के साथ खूबसूरत वक्त बिताने का सपना देखा था, लेकिन आज इस कमरे में एक अनजान लड़की उसकी पत्नी बनकर आई थी। इन दोनों के बीच दूरियां थी, लेकिन अग्नि इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था कि अब उसकी सारी जिंदगी प्रतिज्ञा के साथ बन चुकी है, और अब निशा उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। इसी सोच के साथ अग्नि की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रतिज्ञा को भी नींद नहीं आ रही थी, आती भी कैसे? उसके मन में भी इतनी सारी उलझनें थीं। अग्नि ने उसके रिश्ते को तो अपना लिया था, लेकिन वह उसे नहीं अपना पाया था। प्रतिज्ञा को इससे कोई शिकायत नहीं थी, वह अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि अपने प्यार को एक दिन में खो देना कैसा महसूस होता होगा। वह अग्नि की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी, यह सोचकर प्रतिज्ञा को और तकलीफ हो रही थी। वहीं अक्षत के कमरे में अक्षत पीहू को अपने कंधे में रखकर टहल रहा था ताकि पीहू सो जाए, लेकिन पीहू सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्षत ने कहा, बेटा क्या हुआ? रात इतनी हो गई है, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? पीहू ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है। अक्षत ने कहा, अच्छा, और क्या वजह है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? पीहू ने टकटकी लगाकर कहा, पापा, एंजल अब यहीं रहेगी ना? अक्षत हैरानी से पीहू को देखकर बोला, एंजल? कौन एंजल? पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने सर पर पीटते हुए बोली, अरे पापा, वही एंजल जिसने आज इतने टेस्टी टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। अक्षत जान गया था कि पीहू प्रतिज्ञा की बात कर रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो प्रतिज्ञा तुम्हारी एंजल है? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो बिल्कुल एंजल जैसी है। अक्षत मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, तुम्हारी एंजल अब से यही रहेगी, हम सब के साथ, क्योंकि वो तुम्हारे चाचू की बीवी है, तो इस नाते वो तुम्हारी चाची हुई। तो तुम्हारी चाची अब यही रहेगी। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, चाची क्या होता है? अक्षत ने कहा, चाची चाचा की वाइफ को कहते हैं, जैसे कि छोटे पापा की वाइफ छोटी माँ है तो मैं उन्हें छोटी माँ बुलाता हूँ, वैसे ही तुम्हारे चाचू की वाइफ तुम्हारी चाची हुई। पीहू ने अपना मुंह बिचकाते हुए कहा, मुझे चाची अच्छा नहीं लगता, मैं उन्हें कुछ और बुलाऊं? अक्षत मुस्कुराते हुए बोला,
कुछ और? ठीक है, अपनी छोटी माँ बुला लेना। पीहू मासूमियत से बोली, मैं उन्हें माँ बुलाऊं? पीहू का यह सवाल सुनकर अक्षत हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं था कि पीहू ऐसा कुछ कह जाएगी। अक्षत ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, आप उन्हें माँ नहीं बुला सकती हो, वो आपकी माँ नहीं है। पीहू ने मासूमियत से कहा, तो मेरी माँ कहाँ है? पीहू के इस सवाल पर अक्षत का दिल धक सा गया। उसने पीहू को कस के अपने सीने से लगा लिया। उसने एक नजर कमरे के अंदर डाली। दीवार पर टंगी किरण की तस्वीर देखकर उसका मन भारी हो गया। पीहू 5 साल की थी, लेकिन अब तक उसने कभी भी यह सवाल नहीं किया कि उसकी माँ कहाँ है। क्या कहेगा अक्षत उसे, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह पीहू के इस सवाल का क्या जवाब दे। शायद पीहू अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वह यह समझ सके कि उसकी माँ मर चुकी है। अक्षत ने पीहू को अपने सीने से लगाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ने आज पहली बार मुझसे यह सवाल किया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि कल को जब मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम मुझे यह शिकायत न कर सको कि मैंने पीहू की परवरिश अकेले अच्छी नहीं की है। अगले दिन अक्षत अपने बेड पर पेट के बल सो रहा था। तभी पीहू उसकी पीठ पर आकर जोर जोर से कूदते हुए कहने लगी, पापा उठो ना, उठो पापा, उठ जाओ पापा, उठ जाओ ना। पीहू के इस तरीके से उठाने पर अक्षत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी नींद तो पीहू के कूदने से ही खुल गई थी। अक्षत पलटकर पीहू को अपनी गोद में लेता है और अपनी गोद में बिठाते हुए उसकी नजर पीहू पर गई तो थोड़ा हैरान हुआ। पीहू ने अपने बालों की 2 चोटी बनाई हुई थी और उसके बालों में सुंदर सुंदर बाबी के क्लिप भी लगे हुए थे। पीहू के बाल ज्यादातर खुले ही रहते थे, इसीलिए अक्षत उसके बाल हमेशा छोटे ही रखता था, सिर्फ शोल्डर तक के। बाल छोटे हों तो उसमें कभी रबर बैंड लगा दो या फिर हेयर बैंड लगा दो तो जल्दी काम खत्म हो जाता है। अक्षत नहीं चाहता था कि पीहू के बाल बनाने में कोई अपना टाइम वेस्ट समझे और वह अपने और पीहू की वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह हमेशा पीहू के बाल छोटे रखता था। लेकिन आज पीहू के बाल इतने सलीके से बंधे हुए हैं और उसकी आंखों में इतने सुंदर तरीके से काजल लगा हुआ है। वैसे तो अक्सर पीहू को दादी ही काजल लगाती है, पर दादी पीहू को मोटा मोटा करके काजल लगाती है। लेकिन आज पीहू की आंखों में बहुत ही पतला और सुंदर तरीके से काजल लगा हुआ है। बालों में 2 चोटी बांधे हुए, आंखों में काजल लगाए हुए और होठों पर प्यारा सा लिप ग्लॉस। अक्षत उसे यूं देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाओ, आज तो मेरी प्रिंसेस बहुत सुंदर लग रही है, किसने तैयार किया आपको? एंजल मम्मा ने। अक्षत हैरान होकर कहता है, कौन एंजल मम्मा? आप किसकी बात कर रहे हो? पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, अरे पापा, वही एंजल जिसके बारे में मैंने आपको रात को बताया था। अक्षत को याद आता है कि पीहू प्रतिज्ञा की बात कर रही है। अक्षत हैरान होकर कहता है, आप प्रतिज्ञा की बात कर रही हैं? पीहू जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ वही एंजल। आपने कहा था ना कि मैं उन्हें छोटी माँ बुलाऊं, पर मेरे लिए तो वो एंजल है, इसीलिए मैं उन्हें एंजल मम्मा बुला रही हूँ। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आपकी छोटी माँ आपकी एंजल मम्मा है और आपकी एंजल मम्मा ने आपको तैयार किया है। पीहू ने मुस्कुराते हुए बड़ी सी हाँ में अपना सर हिलाया। अक्षत अपनी बेटी को इस तरह इतना खुश देखकर खुश हुआ। अक्षत तैयार होता है और पीहू को लेकर नीचे हॉल में आता है तो देखता है सारा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। अक्षत पीहू को नीचे उतारता है। पीहू भागकर दादी की गोद में बैठ जाती है। अक्षत के पास रोनित आता है और उसके सामने एक टैप करते हुए कहता है, भैया, आपको कुछ दिखाना है। इंटरनेट पर चल रही न्यूज को देखकर अक्षत के भाव बदल जाते हैं। वह सारी न्यूज को एक एक करके स्क्रॉल करके देखता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अग्नि और प्रतिज्ञा कहाँ हैं? रोनित कहता है, अग्नि तो जिम में है और भाभी शायद किचन में है। अक्षत एक नजर परिवार को देखता है। सब आपस में बात कर रहे थे। अक्षत रोनित को देखकर कहता है, डाइनिंग टेबल पर इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे। एक सर्वेंट, सीमा और प्रतिज्ञा ने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व किया। प्रतिज्ञा के खाने को लेकर कल की बात अग्नि को याद थी, इसीलिए सबके ब्रेकफास्ट करने के बाद अग्नि ने प्रतिज्ञा की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी बैठ जाओ, सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। अग्नि के ऐसा कहने पर प्रतिज्ञा सोच में पड़ गई। वह हैरान नजरों से सबको देख रही थी। वीणा जी तो प्रतिज्ञा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, पर दादी ने कहा, हाँ प्रतिज्ञा, तुम भी बैठ जाओ, सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। तुम अकेले में खाना खाने से खाना शरीर में थोड़ी ना लगता है, और तुम तो पहले ही बहुत पहलवान हो। तुम्हें किसी ने इस रूप में देख लिया तो लोग यही कहेंगे कि सभरवाल खानदान अपनी बहू को खाने के लिए नहीं देता, इसलिए बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो। सबने वैसे तो प्रतिज्ञा के बैठने की मंजूरी दे दी थी,
पर वीणा जी अभी भी उसे घूरते हुए देख रही थी। दादी ने वीणा की प्लेट पर पराठे रखते हुए कहा, अब क्या आंखों से ही खा जाएगी उसे। वीणा ने अपनी नजरें प्लेट की तरफ गड़ा ली और मन में कहा, जिनकी औकात हमारे साथ खड़े रहने की नहीं थी, वो अब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। प्रतिज्ञा अभी वहां बैठने से डर रही थी तो दादी ने प्रतिज्ञा को सख्ती से कहा, तेरी सास की सास हूं मैं, और मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बैठ जा, नाश्ता कर। प्रतिज्ञा हिम्मत करके आती है और अग्नि के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अग्नि की पकड़ एक पल के लिए अपने चम्मच पर कस गई थी, क्योंकि वह कुर्सी जहां पर इस वक्त प्रतिज्ञा बैठी थी, वहां पर अक्सर निशा आकर बैठा करती थी। सबका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था कि तभी अक्षत ने कहा, मुझे सबसे एक बात करनी है। वीणा जी ने कहा, अक्षत, नाश्ते की टेबल पर काम की बातें नहीं होती हैं। अक्षत ने कहा, काम की बात नहीं है छोटी माँ, घर की बात है। वो दरअसल अग्नि और प्रतिज्ञा की शादी की न्यूज़ वायरल हो रही है, और जिस तरीके से वायरल हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। इससे अग्नि के म्यूजिक करियर पर भी असर पड़ सकता है। अक्षत की बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अक्षत रोनित को कहता है कि वो सबको वो हेडलाइन दिखाएं जो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रही है। रोनित साइड की कुर्सी पर रखा हुआ टैब ऑन करता है और डाइनिंग टेबल में रख देता है। उस पर अग्नि, निशा और प्रतिज्ञा की शादी को लेकर तरह तरह की हेडलाइन मेंशन हो रही थी। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को धोखा दिया अग्नि सभरवाल ने। शादी वाले दिन किसी दूसरी लड़की को शादी करके ले आए अग्नि सभरवाल। क्या है यह पब्लिसिटी स्टंट? अग्नि सभरवाल ने लाखों लड़कियों का दिल जीता हुआ है, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने शादी की वो उनकी मिस्ट्रेस थी। एक रात पहले ही वो अग्नि सभरवाल के साथ होटल के कमरे में पाई गई थी। कौन है यह लड़की जिससे शादी कर ली है अग्नि सभरवाल ने? शादी के मंडप पर छोड़ दिया दुल्हन को अग्नि सभरवाल ने और कर ली किसी दूसरी लड़की से शादी। क्या ऐसे धोखेबाज इंसान को यूथ अपना आइडल मान सकता है? म्यूजिक के नाम पर सबका दिल जीतने वाले अग्नि सभरवाल असल जिंदगी में भी काफी रंगीन शौक रखते हैं। इतने सारे न्यूज आर्टिकल के बीच में एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें बहुत सारी लड़कियां एक पुतले पर अग्नि की तस्वीर रखकर उसमें जूतों की माला लगाकर उसे चप्पलों से मार रही थी। उन लड़कियों का इंटरव्यू यहाँ पर था। एक लड़की रोते हुए कह रही थी, अग्नि सभरवाल मेरा फेवरेट सिंगर था। उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने तो अग्नि और निशा की शादी के लिए उन्हें विशेष कार्ड भी भेजे थे। एक दूसरी लड़की ने बोला, मैंने तो फैन पेज बनाया था अग्नि और निशा की शादी के लिए, लेकिन ये तो दोगलाबाज निकला। एक और लड़की का इंटरव्यू था, ये बड़े सिंगल लोग ना ऐसे ही होते हैं। एक से शादी करते हैं, दूसरे को पटा कर रखते हैं। इनके चक्कर में सारी लड़कियां अपना काम धाम छोड़कर उनके गाने सुनती हैं। ये तो पॉपुलर हो जाते हैं, पर ये किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। इनके जैसे इंसान ये पोजीशन डिजर्व नहीं करते हैं। इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतना हेट मिलने के बाद अग्नि निराशा के साथ बैठा हुआ था। उसकी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों से कमाई गई इज्जत, सारी एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। अग्नि का मन रो रहा था, पर वह जानता था कि उसने खुद को कैसे वहां पर हिम्मत बांधकर बैठाया हुआ था। प्रतिज्ञा ने भी यह सब देखा था। उसके भी हाथ कांपने लगे थे, उसका मन भी भारी हो गया था। आखिर इन सब में नाम तो उसका भी आया था। मोहन जी ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, अक्षत, इन सब का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वीणा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। हम इस तरीके से अग्नि का नाम और सभरवाल खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकते हैं। रेखा जी ने कहा, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। और ऐसा कहते हुए रेखा जी की नजर प्रतिज्ञा की तरफ थी। अग्नि ने सबकी बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। अक्षत ने कहा, मैंने इन सब का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है, अगर आप सब उसके लिए राजी होते हैं तो। मोहन जी कहते हैं, क्या सॉल्यूशन है, बताओ। अक्षत ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अग्नि और प्रतिज्ञा की कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। अग्नि और प्रतिज्ञा, यह सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। वे हैरानी से अक्षत की तरफ देखते हैं। अक्षत उन दोनों को कहता है, मुझे तो यही एक रास्ता नजर आ रहा है। वीणा जी कहती हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को जवाब क्या देंगे? वहां पर तो सारी मीडिया मौजूद होगी। अक्षत ने कहा, वो सब मैंने सोच रखा है, लेकिन अग्नि और प्रतिज्ञा क्या इसके लिए राजी होंगे? वीणा जी ने कहा, इसमें राजी होने वाली कौन सी बात है? अग्नि का करियर दाव पर है। इतने सालों से कमाए इज्जत को हम यूं ही थोड़ी ना गंवा सकते हैं।
अगर एक झूठ बोलने से घर की इज्जत बनी रहती है और समाज में हमारा रुतबा बना रहता है तो उसमें परेशानी किस बात की है। अग्नि अपनी नजरें झुकाए प्लेट में देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और प्रतिज्ञा, उसकी तो सोचने समझने की शक्ति ही खो चुकी थी। अग्नि ने नजर उठाकर अक्षत को देखा और कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। अक्षत, रोनित और सारा परिवार अग्नि को देखता है। अग्नि आगे कहता है, यह सिर्फ मेरे करियर के लिए नहीं है, बल्कि घर की इज्जत के लिए भी है। और मुझे नहीं लगता प्रतिज्ञा को उसमें कोई परेशानी होगी। अक्षत हाँ में सिर हिलाता है। रोनित कहता है, ठीक है फिर, मैं मीडिया हाउस से बात करता हूँ। शाम तक सभरवाल मेंशन के गार्डन में सारे मीडिया और पब्लिकेशन हाउस आ गए थे। टीवी न्यूज और अखबार के जाने माने चेहरे यहाँ मौजूद थे। अग्नि, अक्षत और रोनित के साथ लाइब्रेरी में था। रोनित उसे बता रहा था कि किस तरह के क्रिटिकल सवाल का उसे कैसे जवाब देना है। अग्नि रोनित की बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका सारा दिमाग प्रतिज्ञा की तरफ था, क्योंकि प्रतिज्ञा के लिए यह सब कुछ नया था। उसने यह पहले कभी फेस नहीं किया था, इसीलिए अग्नि को प्रतिज्ञा के लिए थोड़ा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ कमरे की खिड़की से प्रतिज्ञा नीचे गार्डन एरिया में झांक कर देख रही थी, जहां पर बहुत सारे नौकर कुर्सियों को अरेंज कर रहे थे। सामने एक बहुत बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, जिसके ऊपर पानी की 2-4 बोतलें रखी हुई थी। और उस टेबल के सामने बहुत सारे माइक के स्टैंड थे, जहां पर अलग अलग मीडिया चैनल के माइक लगे थे। कुर्सी पर बैठे मीडिया हाउस अपने हाथ में लिए लैपटॉप और नोटपैड में कुछ करते हुए आपस में बात कर रहे थे। प्रतिज्ञा इन सबको देखकर बहुत डर रही थी। उसको घबराहट हो रही थी कि किसी ने अगर उससे कोई सवाल कर लिया तो वह क्या जवाब देगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रतिज्ञा चौंक कर पीछे देखती है तो वीणा जी और रेखा जी दोनों कमरे में आती हैं। वे प्रतिज्ञा को देखकर कहती हैं, ए लड़की, इधर आओ। प्रतिज्ञा धीरे कदमों से उनके पास जाती है तो वीणा जी अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारा और अग्नि का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होगा। प्रतिज्ञा धीरे से अपने चेहरे को झुकाए हुए हाँ में सिर हिलाती है तो वीणा जी अपने रौब वाले अंदाज में कहती हैं, एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, अगर तुम्हारी वजह से हम पर उंगली उठी ना तो यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर अग्नि को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वीणा जी के ऐसा बोलने पर रेखा कहती है, अरे वीणा, क्या कर रही हो? क्यों उसे धमका रही हो? देखो वह पहले ही कितनी डरी हुई है। तुम पीछे हटो, मैं बात करती हूँ। रेखा आगे आती है और प्रतिज्ञा को देखकर कहती है, देखो प्रतिज्ञा, हमने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है और अग्नि ने तुम्हें अपनी पत्नी भी माना है। अब यह घर तुम्हारा है और यहाँ की इज्जत भी तुम्हारी है। याद रखना, अगर बाहर मीडिया वालों के सामने तुमने कोई भी उल्टा सीधा जवाब दिया तो वह कल की हेडलाइन होगी। अग्नि वैसे ही बहुत परेशान है, तुम उसकी परेशानी और मत बढ़ाना। कोई तुमसे कुछ भी कहेगा तो तुम यही कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। जो जवाब देना है अक्षत, रोनित और अग्नि दे देंगे। तुम्हें अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा धीरे से अपने दुपट्टे के कोने को मोड़ते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी सीमा अंदर आती है और उसके हाथ में एक पैकेट था। वीणा जी सीमा की तरफ देखकर कहती हैं, सीमा, तैयार करो इस लड़की को, और थोड़ा ढंग से तैयार करना। लगना चाहिए कि सभरवाल खानदान से रिश्ता है इसका। रेखा जी और वीणा जी वहां से चली जाती हैं। सीमा पैकेट में से एक लाल मेहरून कलर की साड़ी निकालती है और प्रतिज्ञा से कहती है, भाभी, आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी सामान निकाल देती हूँ। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है और वह साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। अक्षत और रोनित पहले ही वहां मौजूद थे। अग्नि गेट के पास खड़ा था और प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे प्रतिज्ञा के साथ ही कॉन्फ्रेंस में जाना था। तभी अग्नि की नजर सीढ़ियों पर जाती है। एक लाल बनारसी साड़ी में, कमर तक के खुले हुए बालों में मांग भरकर सिंदूर, कानों में झुमके और गले में एक डायमंड का मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियों में प्रतिज्ञा आज कुछ अलग ही नजर आ रही थी। एक पल के लिए तो अग्नि की भी नजरें उस पर ठहर गईं, फिर अगले ही पल उसने अपना ध्यान झटका और इधर उधर देखने लगा। प्रतिज्ञा धीरे से अग्नि के पास आती है तो अग्नि प्रतिज्ञा की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे साथ ही रहना और कोशिश करना कि मीडिया वालों के सवालों का जितना हो सके उतना नपा तुला जवाब दो। प्रतिज्ञा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अग्नि और प्रतिज्ञा एक साथ मेंशन से निकलते हैं। मीडिया वाले और कॉन्फ्रेंस टेबल से थोड़ा दूर हटकर फैमिली वालों के लिए भी चेयर लगाई गई थी, जहां पर इस समय सारा परिवार मौजूद था।
दादी जब अग्नि और प्रतिज्ञा को एक तरफ से आता हुआ देखती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे धीरे से हाथ उठाकर उन दोनों की बलाई लेते हुए कहती हैं, माता रानी इन दोनों की जोड़ी बनाए रखें। लेकिन वीणा जी अपनी खा जाने वाली नजरों से प्रतिज्ञा को देख रही थी, क्योंकि उसे प्रतिज्ञा अग्नि के साथ खटक रही थी। अग्नि और प्रतिज्ञा धीरे से कॉन्फ्रेंस टेबल के पास आते हैं और अग्नि पहले प्रतिज्ञा को बैठने के लिए कहता है। प्रतिज्ञा के बैठने के बाद अग्नि भी उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। अग्नि के बगल में अक्षत बैठा था और प्रतिज्ञा के बगल में रोनित। मीडिया वाले एक एक करके अग्नि से सवाल कर रहे थे और अग्नि उनका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था, जबकि प्रतिज्ञा अपना चेहरा नीचे किए और अपनी नजरें नीचे किए वहां चुपचाप बैठी हुई थी। तभी एक मीडिया पर्सन ने अग्नि से सवाल किया, सर आपके काम की बात तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, पर आज आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली। आप इस बात पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? अग्नि को पता था कि यह सवाल जरूर आएगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए, आपको क्या पूछना है? अगर जवाब देने लायक सवाल होगा तो मैं जरूर दूंगा। उस जर्नलिस्ट ने कहा, सर यह बात कहाँ तक सच है कि आपने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी अनजान लड़की से शादी कर ली है, वह भी उसी दिन जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी थी? अग्नि इस सवाल पर खामोश रहता है। तभी एक दूसरा जर्नलिस्ट उठता है और कहता है, हाँ सर, बताएं हमें। आप एक पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं। आप अपने गाने में प्यार, मोहब्बत और प्यार पर यकीन रखने की बातें करते हैं, पर असल जिंदगी में आप उसे अपनी जिंदगी में नहीं फॉलो करते। एक तीसरी जर्नलिस्ट ने कहा, वही ना, आप इतने बड़े रॉक स्टार हैं, इतनी सारी लड़कियां आपकी फैन हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम जब भी जोड़ा गया है, आपकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ ही जोड़ा गया है। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली? मीडिया वालों के एक एक सवाल प्रतिज्ञा के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीडिया वाले ये सवाल एक साथ ही पूछेंगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नजर उठाकर यह भी देखे कि ये सारे सवाल किसने किए हैं। अग्नि खामोशी से उन सब के सवाल सुन रहा था। एक दूसरे पब्लिकेशन हाउस ने कहा, बताइए सर, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप इस तरीके से अपनी फीमेल फैन को कैसे निराश कर सकते हैं? वे सब आपको अपना आइडल मानती थी, आपको देखकर यह कल्पना करती थी कि उनका फ्यूचर हस्बैंड भी आपके जैसा ही लॉयल होगा, लेकिन आपने तो लॉयल्टी की कुछ अलग ही परिभाषा सबके सामने रखी है। और जहां तक मैंने सुना है, आपकी बीवी एक वक्त पर एक होटल में वेट्रेस थी, और आपकी शादी से पहले जो वह घोटाला हुआ था, क्या वह सच था? क्या सच में आपने अपनी बीवी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, जिसकी वजह से आपको उनसे शादी करनी पड़ी? बताएं सर, सच क्या है? सारे लोग एक साथ अग्नि पर सवाल डालने लगे। अग्नि सारे सवालों को सुनता है और जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, स्टॉप इट। अग्नि के ऐसा कहते ही सारे पब्लिकेशन हाउस और न्यूज चैनल शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि अग्नि की आवाज में इतनी गरज थी कि एक पल के लिए प्रतिज्ञा भी कांप गई। अग्नि अपनी जगह से खड़ा होता है, गुस्से में उन मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहता है, सही कहा आप लोगों ने, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, इसलिए मेरी लाइफ से जुड़ा हर छोटा बड़ा डिसीजन जानने का हक है मेरे फैंस के लिए। आप सबको मैं बताता हूँ, मेरी शादी मेरा अपना खुद का डिसीजन है। किससे शादी करनी है और किससे नहीं, यह फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा खुद का था। मुझे प्रतिज्ञा से शादी करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है, बल्कि प्रतिज्ञा और मेरी शादी हम दोनों की आपसी सहमति से हुई है। और जहाँ तक बात रही मेरी और निशा की, तो निशा के साथ मैंने शादी क्यों नहीं की और प्रतिज्ञा के साथ शादी क्यों की, यह शायद मैं आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता। मेरे फैसले पर मेरा परिवार मेरे साथ है और जो मेरे ट्रू फ्रेंड है वो भी मेरे साथ है। मेरे सच्चे फैन मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं। और हाँ, सही कहा आपने, मेरी वाइफ शादी से पहले एक होटल में वेट्रेस थी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या थी या क्या करती थी, बल्कि आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि मेरी वाइफ इस समय अग्नि सभरवाल की वाइफ है। क्या इतना काफी नहीं है आप लोगों के लिए? और मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता जो भी है, यह शायद मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त आने पर आप सबको खुद पता चल जाएगा। मैंने हमेशा से जो भी किया है अपने दिल की सुनकर किया है और प्रतिज्ञा से शादी भी मैंने अपने दिल की ही आवाज सुनकर की है। तभी एक फीमेल जर्नलिस्ट खड़ी हुई जिसने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसके गले में किसी मीडिया न्यूज चैनल का आई कार्ड था। उसने अग्नि की तरफ माइक करते हुए कहा, लेकिन जहां तक हमने सुना है कि आप अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहे थे और शादी वाले दिन ही आपने उन्हें छोड़ दिया।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी वाले दिन ही छोड़ दिया? क्योंकि उसे आदत नहीं है तुम लोगों की तरह मौका देखकर रंग बदलने की। इस आवाज के साथ सबका ध्यान पीछे की तरफ गया। अग्नि भी हैरानी से उस तरफ देखा और प्रतिज्ञा भी अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखी जहां से यह आवाज आई थी। सारे परिवार वालों का ध्यान भी उधर गया और अपने सामने निशा भसीन को देखकर उन सब की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। लेकिन अग्नि की आंखों में इस वक्त कुछ था। निशा उसके सामने खड़ी थी पर उसने एक सादा सा सूट सलवार पहना हुआ था। हाथों में मेहंदी तो थी, पर चेहरे पर वो दुल्हन वाला नूर नहीं था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा ही बता रहा था कि पिछले 3 दिनों में उसने अपनी क्या हालत कर ली थी। निशा और अग्नि की नजरें मिली। दोनों की ही नजरों में इस समय एक खामोशी थी और दोनों की ही खामोशी में बहुत सारे सवाल थे। निशा धीरे से चलकर मीडिया पर्सन के सामने आई। निशा ने एक नजर अग्नि को देखा जो बिना किसी भाव के निशा को देख रहा था। फिर निशा अपनी नजरें नीचे करते हुए प्रतिज्ञा को देख रही थी जो पहले तो निशा को हैरानी से देख रही थी, लेकिन जब उसने निशा को खुद को देखता पाया तो धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। निशा ने एक नजर प्रतिज्ञा और अग्नि को देखा और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए मीडिया के लोगों के सामने खड़ी होकर उनसे कहा, आप लोग मेरे और अग्नि के रिश्ते के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब देने का हक तो मुझे भी है। वह जर्नलिस्ट जिसने अभी अभी अग्नि से सवाल किया था, वह निशा से भी सवाल करती है। निशा जी, हम बस मिस्टर अग्नि से यह पूछ रहे थे कि क्यों उन्होंने आपको बीच मंडप में छोड़ दिया और क्यों किसी अनजान लड़की से शादी कर ली। जहां मिस्टर अग्नि अपने गाने में प्यार मोहब्बत और इश्क इबादत की बातें करते हैं, असल जिंदगी में तो उन्होंने अपने ही प्यार को नहीं अपनाया। जो इंसान खुद के प्यार से रिश्ता नहीं निभा पाया, वो लोगों की भावनाओं को क्या समझेगा। निशा ने उस जर्नलिस्ट की पूरी बात सुनी और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसने कहा कि अग्नि ने मुझसे अपना रिश्ता नहीं निभाया। निशा के यह कहते ही सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि अग्नि भी हैरान था। उस जर्नलिस्ट ने हैरानी से निशा की तरफ देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आपका और मिस्टर अग्नि का रिश्ता अभी भी है? आप यह कहना चाहती हैं कि मिस्टर अग्नि, जिन्होंने किसी और लड़की से शादी कर ली, पर शादी के बाद भी उनका आपके साथ कोई रिश्ता है? निशा ने उस जर्नलिस्ट को देखकर कहा, हाँ बिल्कुल। अग्नि थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे निशा पर भरोसा था और बाकी सब तो हैरानी से निशा को देख रहे थे। तो निशा ने उस जर्नलिस्ट की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मेरा और अग्नि का अभी भी एक रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। निशा के यह कहने पर अग्नि के भाव शांत हो गए, पर उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी थी और वह जर्नलिस्ट उसकी आंखों में देख रहा था। निशा ने कहा, मेरा और अग्नि का कोई भी रिश्ता दुनिया के सामने आने से पहले हम दोनों का एक रिश्ता और था, दोस्ती का रिश्ता। अग्नि और मैं बचपन के दोस्त हैं, और अग्नि के दोस्त होने के नाते मैं उसे इतनी अच्छी तरह से तो जानती हूँ कि मेरा दोस्त कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं उसे इतना तो जानती ही हूँ कि वो कभी भी किसी को दुख पहुंचाकर अपने लिए खुशियां नहीं ढूंढता। मैं उसे इतना तो पहचान ही चुकी हूँ कि दुनिया के सामने एक उभरते सितारे के रूप में चमकने के बावजूद भी वो अपनों के सामने बहुत ही सरल और सीधे तरीके से रहता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से कोई बैर न रखा हो, उस इंसान की जिंदगी पर आप इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं। और आप खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं। निशा के यह कहने पर वह जर्नलिस्ट कठोर भाव से निशा से कहती है, माइंड योर लैंग्वेज मैडम, यह हमारा काम है। निशा ने वैसे ही टोंट मारते हुए कहा, आपका काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। अपनी टीआरपी और एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी की निजी जिंदगी की धज्जियां उड़ा देने को अगर जर्नलिज्म कहती हैं, तो कौन सी हीरोइन कौन सा साबुन लगाती है और कौन सा हीरो कौन सी बनियान पहनता है, इसकी न्यूज बनाकर आप अच्छी खासी टीआरपी बटोर सकती हैं। तभी वहां बैठा एक दूसरा जर्नलिस्ट, जो कि एक लड़का था, वह खड़ा होता है और निशा के ऊपर तंज कसते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा निशा जी, जिस इंसान ने आपको शादी के मंडप में दुल्हन के जोड़े में छोड़ दिया, उसकी तरफदारी करने से भी आप पीछे नहीं हट रही हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब क्या समझे हम आपके, अग्नि जी के और उनकी बीवी के रिश्ते को? पति पत्नी और वो। उस रिपोर्टर के ऐसे तंज कसने पर सारे रिपोर्टर आपस में हंसने लगे, लेकिन अग्नि की मुठ्ठियां कस गईं। सारे रिपोर्टर को हंसता देख निशा भी उनके साथ हंसने लगती है, लेकिन निशा को अपने साथ हंसता देख सारे रिपोर्टर एक एक करके चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि निशा उनके साथ हंसेगी। निशा हंसते हुए उन रिपोर्टर्स को देखती है और कहती है, वाओ, क्या मस्त जोक मारा है। पति पत्नी और वो कौन है? वो मैं। यार आप लोग जर्नलिस्ट ही हैं ना, या फिर मैं यह कहूँ कि किसी फिल्मी मैगजीन की कोई गॉसिप कलम के एडिटर हैं?
क्या है ना, इस तरीके के जोक सिर्फ वही लोग लिख सकते हैं। और हाँ, क्या कहा आपने, मेरा अग्नि का और उसकी पत्नी का क्या रिश्ता है? अग्नि की पत्नी से मेरा क्या रिश्ता है, यह फिलहाल मैं आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। पर मैं जल्द ही आपको इस रिश्ते का नाम बताऊंगी। और जहां तक बात रही अग्नि की, तो अग्नि मेरे लिए मेरा दोस्त है और मुझे अच्छी तरह से पता है आप लोग मेरे और अग्नि की इस दोस्ती को किसी और नजरिए से देखेंगे। पर यकीन मानिए, ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है और ना ही अग्नि को कि दुनिया हमारी दोस्ती को किस नजरिए से देखती है। और फिर निशा उस रिपोर्टर की तरफ देखती है जिसने उसके ऊपर तंज कसा था। उसे देखते हुए कहती है, और आपका सवाल कि अग्नि ने मुझे शादी के जोड़े में मंडप में छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अग्नि की तरफदारी कर रही हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अग्नि को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि मेरा दोस्त कभी कोई गलत काम नहीं करता। जहां आप जैसे जर्नलिस्ट दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं पर किसी औरत का उत्पीड़न देखकर आप सबसे पहले अपना कैमरा और माइक लेकर उसके दुख को अपनी टीआरपी में शामिल करते हैं। पर अग्नि ने ऐसा नहीं किया। उसने एक औरत के सम्मान को दुनिया के सामने बचा कर रखा। उसने एक औरत की गरिमा को समाज के सामने मिट्टी में मिलने से बचाया। उसने एक औरत के चरित्र पर उठ रही उंगलियों को दरकिनार किया। और यह सब करने के चलते अग्नि ने अपनी खुशियां, अपने स्वाभिमान और अपने प्यार, सबका बलिदान दिया। और आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके इस काम की प्रशंसा करने की जगह आप उस पर सवाल कस रहे हैं। कल जब अग्नि एक बहुत बड़ा रॉक स्टार था, जगह जगह कॉन्सर्ट करके अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनजीओ में और वुमेन एजुकेशन में देता था, तब तो आपके लिए यह बहुत प्राउड की बात थी। पर आज उसने अपने लिए थोड़ा सा कुछ कर लिया तो आपके सवालों की बारिश शुरू हो गई। क्या इसी को आप लोग समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं? दोगलापन कितना है आप लोगों में, यह बताने की जरूरत नहीं है। अरे गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितने आप लोग रंग बदलते हैं। एक पोर्न स्टार का इंटरव्यू तो ऐसे शौक से दिखाएंगे जैसे कि वह कितनी बड़ी हस्ती है, पर वहीं पर किसी रेप विक्टिम की इज्जत की धज्जियां पूरे समाज में उड़ा देते हैं। आपको पता है आपके ऐसे वाहियात सवाल से वह लड़की जिसका रेप हुआ होता है वह एक बार नहीं, हजारों बार मरती है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है सच्चाई लोगों के सामने रखना है। लेकिन आप लोग टीआरपी के चलते सच्चाई को भूलकर सिर्फ खबरों की तलाश में जाते हैं। जहां खबर मिली, बस वही पहुंच जाते हैं। अब खबर अच्छी है या बुरी, उससे किसी का भला हो सकता है या फिर समाज पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, आपका इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जाए पहले खुद की व्यवस्था सही कीजिए, तब यहाँ आकर किसी से सवाल कीजिएगा, क्योंकि अग्नि सभरवाल किसी के नाम पर नहीं बना है, वह अपने दम पर खड़ा है। निशा के इतने अच्छे खासे भाषण सुनने के बाद अब उन न्यूज रिपोर्टर्स की आपस में नजरें मिलाने की भी इच्छा नहीं थी। निशा ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अक्षत माहौल की नजाकत को समझता है और रोनित से कहता है कि वह सारे न्यूज रिपोर्टर वालों को वहां से ले जाए। अक्षत जल्दी से टीम के साथ काम में लग जाता है। निशा एक नजर अग्नि को देखती है जो भावहीन होकर बस उसे चुपचाप देखे जा रहा था। निशा एक नजर प्रतिज्ञा को देखती है जिसकी नजरें नीचे थीं और वह कुछ नहीं कह रही थी। निशा चुपचाप वहां से दादी के पास चली जाती है। निशा दादी के पास जाती है तो दादी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपनी बाहें खोलकर निशा को आने का इशारा करती है। निशा जल्दी से भागकर जाती है और दादी के गले लग जाती है। दादी और निशा एक साथ गले लगे हुए थे। निशा दादी से अलग होती है तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जुग जुग जिए मेरी बच्ची। वीना जी आगे आती है और निशा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू निशा। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इस सिचुएशन से कैसे डील करें, पर तुमने तो सारा काम एक बार में ही निपटा दिया। फिर वीना जी एक नजर प्रतिज्ञा की तरफ देखती है जो अग्नि के साथ खड़ी थी। वह उसे देखकर कहती है, एक वह है जो घर आते ही क्लेश ले आए, और फिर निशा के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, और एक तुम हो जिसने आते ही सारी विपत्ति दूर कर दी। निशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी रेखा जी ने आगे बढ़कर कहा, अरे अब बाहर गार्डन में रहकर ही बात करना है क्या? चलो पहले घर के अंदर चलते हैं। सब लोग निशा और उसकी फैमिली को लेकर घर के अंदर चले गए। अग्नि और प्रतिज्ञा अभी भी बाहर खड़े थे। सारा परिवार एक साथ हाल में बैठा हुआ था। पीहू उस समय निशा की मम्मी के गोद में बैठी हुई थी। जोगिंदर जी गुस्से में सबको घूर रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जोगिंदर जी से नजरें मिला सके। वीना जी ने निशा से कहा, निशा बेटा, देखो हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पर इस समय क्या गुजर रहा था, पर हमारा यकीन मानो, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि इस समय हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए था।
निशा ने वीणा जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही थी? आप लोगों ने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया था। मुझे तो लगा था कि मेरा रिश्ता इस घर में आप लोगों से पहले है, उसके बाद अग्नि से है। पर आप लोगों ने तो मेरी सोच को ही गलत साबित कर दिया था। अक्षत निशा से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है निशा, तुम इस घर की मेंबर की तरह ही हो, और हमने कभी तुम्हें इस घर के सदस्य से अलग नहीं देखा था। बस जो हुआ है, उसे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बयां करें। निशा अक्षत से कहती है, ऐसा क्यों जीजू? क्या यह मेरी बहन का घर नहीं है? क्या यह आपका घर नहीं है? क्या मैं इस घर में आपके लिए और पीहू के लिए नहीं आ सकती थी? कल तक तो आप लोग मुझे इस घर की बेटी कहते थे और एक ही दिन में आज बेटी को पराया कर दिया था। मोहन जी निशा के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसी बात नहीं है निशा, तुम इस घर की बेटी थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा इस घर से रिश्ता ना पहले टूटा था और ना आने वाले समय में टूटेगा। तभी रजनी और जोगिंदर जी का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और गुस्से में रजनी कहती है, वीणा जी, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बहू। नजर का टीका लगा के रखना, कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। दरवाजे पर अग्नि और प्रतिज्ञा एक साथ खड़े थे। प्रतिज्ञा ने रजनी जी की बात सुन ली और अपना चेहरा नीचे कर लिया। वीणा जी ने एक नजर प्रतिज्ञा को देखा और कहा, इसे नजर के टीके की क्या जरूरत है? इसने तो खुद ही सबकी खुशियों पर नजर लगा रखी है। अब तक अग्नि और प्रतिज्ञा उनके पास आ चुके थे। प्रतिज्ञा ने अभी भी अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। अग्नि ने वीणा जी की बात सुनते हुए धीरे से कहा, मॉम, प्लीज। अग्नि की बात सुनकर वीणा जी ने अपना चेहरा मोड़ लिया। अग्नि ने धीरे से प्रतिज्ञा को देखते हुए कहा, तुम रूम में जाओ। प्रतिज्ञा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और वहां से सीधे रूम में चली जाती है। निशा ने यह सारा वाकया अपनी नजरों से देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस वक्त क्या रिएक्ट करे। अग्नि को किसी और के साथ देखकर निशा का दिल जल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। निशा वहां से उठती है और अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, जीजू, मैं पीहू को लेकर गार्डन में जा रही हूँ। दरअसल निशा अपने बहते हुए आंसुओं को रोकना चाहती थी, क्योंकि अगर वह 2 पल और वहां रहती तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। किसी ने निशा की वो गीली पलकें देखी हो या ना देखी हो, लेकिन अग्नि ने देख लिया था। आखिर कैसे नहीं जानता अग्नि निशा के दिल को। गार्डन में आकर पीहू वहां मौजूद गार्डनर और माली के साथ खेलने में लग गई, और निशा एक तरफ खड़े होकर अपने भारी दिल को हल्का करने लगी। निशा अपने आंसू पोंछ रही थी कि तभी अग्नि निशा के पीछे आते हुए उसे कहता है, तुम कब से छुपकर रोने लगी? निशा को पता चल गया कि अग्नि उसके पीछे है। उसने बिना पलटे ही अपने आंसू पोंछे और बिना अग्नि को देखे हुए कहा, जब से अपनों के लिए सबके सामने खुश होने का नाटक करना पड़ रहा था, तब से अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अकेले में आ जाती थी, ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अग्नि धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाता है और धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो निशा। निशा पलटकर अग्नि को देखती है और उसके उस जोड़े हुए हाथ को देखती है। निशा एक नजर अग्नि को देखकर कहती है, अब तुम यह माफी मांगकर मेरी दोस्ती की बेइज्जती कर रहे हो अग्नि सभरवाल। अग्नि निशा से कहता है, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए कोहिनूर हीरे के बराबर है, पर तुम्हारा प्यार। इससे पहले अग्नि कुछ और कह पाता, निशा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है और कहती है, तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती के अलावा जो भी रिश्ता था अग्नि, वह खत्म हो चुका है। और मैं तुम्हारे साथ अपने उस रिश्ते को अपने दिल में एक सुनहरी याद बनाकर रखना चाहती हूँ। प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना कि मुझे अपने फैसले पर अफसोस हो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नाम ही है ना तुम्हारी बीवी का? अग्नि धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाता है तो निशा आगे कहती है, खूबसूरत है पर मेरी जितनी नहीं। अग्नि के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन आंखों में शर्मिंदगी अभी भी थी। निशा अग्नि के एक कदम आगे आती है और कहती है, किसी लड़की का घर बर्बाद करके मैं अपना जहां आबाद नहीं करना चाहती अग्नि। तुम्हारे प्यार को सारी जिंदगी मैं संजो के रखूंगी, क्योंकि तुमसे मुझे जो प्यार मिला है वह शायद ही मुझे किसी और से मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारी दुनिया में प्रतिज्ञा है। चाहे जिन हालातों में भी तुम्हारा और प्रतिज्ञा का रिश्ता जुड़ा हो, मुझे खुशी है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जो सच में लड़कियों की इज्जत करना जानता है, जिसे यह पता है कि किसी लड़की की इज्जत क्या होती है। तुम जैसा जीवन साथी खोने का अफसोस है मुझे, लेकिन तुम जैसा दोस्त सारी जिंदगी साथ रहेगा, इस बात का गर्व भी है। मैंने तुम्हारे फैसले के साथ समझौता कर लिया है अग्नि। अग्नि अपनी भीगी पलकों से निशा को देखता है और अगले ही पल निशा कुछ समझ नहीं पाती है और अग्नि उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अग्नि ने निशा को कस के अपने गले से लगा रखा था।
इस बात से अनजान कि अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी प्रतिज्ञा यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही है। उन दोनों को साथ देखकर प्रतिज्ञा की आंखों में पानी आ गया था और उसने जल्दी से खिड़की का पर्दा लगाया और अंदर कमरे में आ गई। प्रतिज्ञा अपने चेहरे से आंसू साफ ही कर रही थी कि इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है और सीमा अंदर आते हुए कहती है, भाभी, मालकिन कह रही है कि आपको ये कपड़े बदलने होंगे, साड़ी महंगी है, आप ज्यादा देर तक इन्हें पहने रहेंगी तो ये खराब हो जाएगी और नीचे मेहमान आए हैं तो जल्दी से आपको किचन में आने के लिए कहा है। मेहमानों के लिए खाना बनाना है। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है और अपने पुराने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। प्रतिज्ञा अपने पुराने सूट सलवार में सीढ़ी से नीचे आती है जहां पर इस वक्त सारा परिवार मौजूद था। रजनी, वीणा और रेखा की घूरती हुई निगाहें प्रतिज्ञा के ऊपर थीं। प्रतिज्ञा जल्दी से अपना चेहरा नीचे करती है और तेज कदमों से किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी वीणा प्रतिज्ञा से कहती है, कल की तरह बकवास खाना मत बनाना। हमारे यहाँ पर मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से की जाती है, इसीलिए खाना सीमा बनाएगी, तुम बस उसकी मदद करना। दादी और बाकी सब वीणा जी को घूर कर देख रहे थे लेकिन वीणा जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और वीणा जी की बात सुनकर रजनी के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक आ गई। यह जानकर कि वीणा प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। प्रतिज्ञा किचन में जाती है तो देखती है एक शेफ और सीमा खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। प्रतिज्ञा ने अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और सीमा के पास आते हुए कहती है, सीमा, क्या कर रही हो? बताओ, मैं कर देती हूँ। सीमा हाथ धोते हुए कहती है, भाभी, मिल्कशेक बनाना है, इसके लिए आम धो रही हूँ। मैं कर लूंगी, आप जाकर दूध गर्म कर दीजिए। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है और फ्रिज के पास जाकर दूध का बर्तन निकालते हुए शेफ को कहती है, भैया, जल्दी से गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, मैं बाहर मेहमानों के लिए लेकर जाती हूँ। तभी प्रतिज्ञा के कानों में निशा की आवाज आती है जो किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतिज्ञा से कहती है, अग्नि को कोल्ड ड्रिंक मत देना, वह ठंडा नहीं पीता है। प्रतिज्ञा की नजरें दरवाजे पर जाती हैं जहां पर निशा खड़ी थी। निशा को देखकर शेफ और सीमा भी हैरान होते हैं, लेकिन वे दोनों चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। प्रतिज्ञा अपना चेहरा झुकाए हुए वही फ्रिज के पास खड़ी थी। उसके हाथ में दूध का पतीला अभी भी था। निशा प्रतिज्ञा के सामने आती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। निशा प्रतिज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखती है। कहीं से भी वह नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई काम करने वाली आम सी लड़की है। प्रतिज्ञा को ऐसा देखकर निशा को पता चल गया था कि प्रतिज्ञा को इस घर में एडजस्ट होने में अभी बहुत समय लगेगा। निशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, अग्नि सिंह है ना, तो इसीलिए वह ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम ही करता है, या यूं कहूं कि नहीं करता है। उसका गला बैठ जाता है। सुबह उसे हल्का नाश्ता पसंद है, जैसे कि फ्रूट सलाद या फिर वेजिटेबल सलाद। वैसे उसे छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, लेकिन अपने सिंगिंग की वजह से वह कभी खा नहीं पाता है। पर अगर चोरी चुपके खिलाओगी तो वह मना भी नहीं करेगा और मीठे में उसे व्हाइट रसगुल्ले पसंद हैं। प्रतिज्ञा का चेहरा झुका हुआ था। वह क्या बात करती निशा से? उन दोनों का रिश्ता कुछ अजीब सा ही है। यहाँ पर निशा उसके पति की पसंद उसे बता रही है और प्रतिज्ञा उसकी बात को सुन रही है। जाहिर सी बात है, निशा अग्नि को बेहतर जानती है। प्रतिज्ञा को शायद अभी समय लगेगा अग्नि की पसंद नापसंद जानने के लिए। निशा वहां से बर्तनों की अलमारी के पास जाती है और वहां से बोतल निकाल कर लाकर प्रतिज्ञा के सामने रखते हुए कहती है, अग्नि को कभी भी जूस देना हो तो इसी बोतल में देना, इसके अलावा उसे और किसी भी चीज में अगर जूस दोगी तो वह कभी पिएगा नहीं। निशा कितनी अच्छी तरह से जानती है इस घर को और इस घर के लोगों को। कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है और किसको क्या पसंद है, यह बात निशा को कितनी अच्छी तरह से पता है। निशा को तो सबकी पसंद नापसंद भी पता है, लेकिन प्रतिज्ञा, उसे तो कोई पसंद ही नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें प्रतिज्ञा से कोई शिकायत नहीं है। प्रतिज्ञा चेहरा झुकाए वहीं पर खड़ी थी और निशा प्रतिज्ञा के सामने खड़ी थी। उसने प्रतिज्ञा से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है या तुम मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाओगी? प्रतिज्ञा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह निशा को देखकर कहती है, मुझे कोई हक नहीं है आपसे कोई सवाल पूछने का या आप पर कोई इल्जाम लगाने का। हाँ, लेकिन आप चाहे तो मुझ पर इल्जाम उस पर लगाया जाता है जिसने कोई गलती की हो और तुमने कोई गलती नहीं की है। जो कुछ भी हुआ है वह शायद किस्मत में ही था। मेरे हाथों में शादी की मेहंदी तो लगी पर मैं किसी की दुल्हन नहीं बन पाए और तुम दुल्हन भी नहीं बनी और अग्नि का नाम तुमसे जुड़ गया है। एक बात कहूं तुमसे प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ने हल्के से हाँ में चेहरा हिलाया तो निशा ने आगे कहा,
अग्नि दिखाता तो है कि वह ऊपर से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला होता है। इस म्यूजिक ने उसे दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया है, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा से ही रहता है कि कहीं वह किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे, और सबको खुश करने के चक्कर में वह हमेशा अपनी खुशियों को दांव पर लगा देता है। कहने के लिए तो इतना बड़ा परिवार है उसके पास, लेकिन फिर भी वह अकेला महसूस करता है। सब उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन उसे समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ प्रतिज्ञा कि तुम उसके अकेलेपन में उसका साथ दोगी, उसकी मायूसी में उसकी खुशियां बनोगी। प्रतिज्ञा धीरे से निशा को देखकर कहती है, क्या मैं उनकी जिंदगी में आपकी जगह ले पाऊंगी? प्रतिज्ञा की इस बात पर निशा हंस देती है और ना में सिर हिलाते हुए कहती, नहीं, तुम किसी की जिंदगी में मेरी जगह नहीं ले सकती हो, अग्नि की जिंदगी में तो कभी नहीं। उसकी जिंदगी में मेरी जगह की एक अलग अहमियत है, इसीलिए कोशिश भी मत करना मेरी जगह लेने की। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अग्नि की जिंदगी में अपनी एक जगह बना लो, और तुम्हारी जगह मेरी जगह से बहुत ऊपर होनी चाहिए। अग्नि की जिंदगी में मेरी जगह उसके दोस्त, उसके हमदर्द की है, लेकिन तुम्हारी जगह उसकी जिंदगी में उसकी हमसफर की तरह होनी चाहिए। प्रतिज्ञा और निशा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से किसी ने निशा को आवाज दी। निशा एक नजर प्रतिज्ञा को देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। प्रतिज्ञा उसके जाने के बाद उसकी कही बातों को ही सोच रही थी। रात को डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब लोग बैठे हुए थे। निशा का परिवार इस समय यहीं पर था और सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अग्नि आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन वह निशा के माता पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए अग्नि चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। सर्वेंट और सीमा खाने का एक एक आइटम लाकर डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे। प्रतिज्ञा किचन से दाल का बाउल लाती है और डाइनिंग टेबल पर रखती है। रजनी की घूरती हुई नजर इस समय प्रतिज्ञा पर ही थी। प्रतिज्ञा अग्नि के पास वाली कुर्सी पर बैठने के लिए जा ही रही थी कि तभी निशा हमेशा की तरह आती है और उस कुर्सी पर बैठ जाती है। प्रतिज्ञा के कदम रुक गए थे और निशा आराम से उस कुर्सी पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे वह पहले बैठी थी। उसने अपनी प्लेट सीधी की और पीहू को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन तभी निशा की नजर दादी पर जाती है जो उसे देख रही थी। दादी को देखता पाकर निशा हैरानी से कहती है, क्या हुआ दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अब तक आप सुन रहे थे लव और बिट्रेयल की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।